तो हम क्या करेंगे, वेटनरी केयर करेंगे। तो वेटनरी केयर में कैसे वेटनरी केयर करेंगे, तो हम डेली ऑब्जर्वेशन करेंगे किसका, एनिमल का, रिव्यू करेंगे प्रोटोकॉल्स को और प्रपोजल को, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे किसका, एप्रोप्रिएट पॉलिसी का, एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी को एस्टेब्लिश करेंगे और एनिमल हस्बेंड्री का प्रोसीड्योर को हम फॉलो करेंगे। हमें क्या क्या करना है, डेली ऑब्जर्वेशन करना है एनिमल को, प्रोटोकॉल्स को और प्रपोजल को रिव्यू करना है, और हम पॉलिसी बनाएंगे और प्रोसीड्योर बनाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के लिए, और मेंटेन करेंगे क्या चीज़ को, तो जूनोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स को हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल क्या है, एनिमल प्रोक्योरमेंट, मतलब कि हम एनिमल को कैसे, कहीं अगर हम एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें एनिमल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो एनिमल को हमें कहीं से भी नहीं खरीद लेना है, कहाँ से खरीदना है, तो रजिस्टर्ड ब्रीडर से ख़रीदना है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो उस ब्रीडर से हमें क्या ख़रीदना है, एनिमल को ख़रीदना है एक्सपेरिमेंट के लिए। अब हम एनिमल को ख़रीद के लाए तो हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, नहीं डालेंगे, सभी एनिमल के साथ में नहीं रखेंगे, उसको हम क्वारंटाइन करेंगे। तो क्वारंटाइन के लिए क्या रूल्स है, आइए हम देख लेते हैं। क्वारंटाइन के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एनिमल को न्यूली रिसीव्ड एनिमल से, कहाँ पे, तो फ्रॉम दोज ऑलरेडी इन द फैसिलिटी, एनिमल फैसिलिटी, जहाँ पे जो ऑलरेडी जहाँ पे एनिमल रह रहे हैं वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यूली रिसीव्ड एनिमल को दूर रखेंगे, सेपरेट करेंगे। फिर हमें उस जो न्यूली रिसीव्ड एनिमल है उसका हम माइक्रोबियल स्टेटस चेक करेंगे कि उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, इस चीज़ को हम देखेंगे, चेक करेंगे। और फिर इससे क्या होगा, तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि अगर उसको कोई पैथोजेंस होता और साथ में रख देते तो उसको क्या हो सकता था, डिजीज़ेस हो सकता था, तो उसको मिनिमाइज करना हम कर सकते हैं, हम उसको क्वारंटाइन रख के मिनिमाइज कर सकते हैं, क्वारंटाइन करके फॉर द चांस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस इनटू द एस्टेब्लिश कॉलोनी। और अब आइए हम लोग देखते हैं कि कितने दिन के लिए उसको क्वारंटाइन करना है। तो अगर स्मॉल एनिमल है तो उसको 1 वीक के लिए क्वारंटाइन करना है, और लार्ज एनिमल है तो 6 वीक के लिए हमें क्वारंटाइन करना होगा। नेक्स्ट है कि स्टेबलाइजेशन एंड सेपरेशन। अब हम स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे और सेपरेशन कैसे करेंगे, इसके लिए फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है। स्टेबल कैसे कर सकते हैं, तो उसको फिजियोलॉजी के बेसिस पे, साइकोलॉजी के बेसिस पे करेंगे, और न्यूट्रिशनल, अगर वो भूखा है तो भी वो स्टेबल नहीं होगा, तो उसको उसका न्यूट्रिशन दे करके करेंगे इसमें। फिर सेपरेशन जो होगा वो स्पीसीज बेसिस पे भी होगा, ताकि हम डिजीज़ को क्या कर सके, डिजीज़ फैलने भी ना दे सके, डिजीज़ के ट्रांसमिशन को हम क्या कर सकें, रोक सकें। नेक्स्ट है एनिमल केयर एंड टेक्निकल पर्सनल। कौन कौन सा हम कैसे एनिमल को केयर करेंगे, तो एनिमल केयर प्रोग्राम हम कंडक्ट करेंगे कि कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना होगा जिसमें एनिमल का चेकअप होगा, उसकी हर चीज़ को लेके, ब्लड शुगर से लेके हर चीज़ को इसमें चेकअप होगा। इसके लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट करना होगा, और जो पीपल क्या हो, जो पर्सन ट्रेंड हो वही जो है उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके, ट्रेंड पर्सन को हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्विंग हजार्डस एजेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, तो एनिमल का एक्सपेरिमेंट जो होगा, अगर हजार्डस क्या एजेंट है तो क्या करेंगे, तो प्रोसीड्योर एंड फैसिलिटी इन्वॉल्विंग द हजार्डस एजेंट शुड बी रिव्यूड बाय, ये किसके द्वारा रिव्यूड किया जाएगा, अगर कोई हजार्डस एजेंट है तो इसको क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। और कैसे रिव्यू करेंगे, सॉरी फ्रेंड ये दिख नहीं रहा ठीक से, दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ शुड लिखा हुआ है तो शुड बी रिव्यूड बाय, कि कौन रिव्यू करेगा, तो इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी और इंस्टीट्यूशनल एथिकल अप्रूवल कमेटी, ये इसको रिव्यू करेगा। अगर कोई बायोकेमिकल हजार्डस है तो कि उसको हम लैब में एक्सपेरिमेंट करने का परमिशन दे या ना दे, फिर उसके बाद ही हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। अब हम जो है एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में खुद को कैसे
क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी शावर लेना होगा, चेंजिंग रूम होना चाहिए, वहाँ पे फुटवेयर्स होना चाहिए, ये सब होगा। उसके बाद हमारी क्लोथिंग्स जो हम पहन के आए हुए हैं उस पर काफ़ी सारे जम्स भी हो सकते हैं, तो हमें क्लोथिंग्स चेंज करनी होगी। फिर जो है डिस्पोजेबल वियर्स हमें पहनने पड़ेंगे, जैसे कि ग्लव्स है, मास्क है, ये ग्लव्स, मास्क, हेड कवर्स, कोट्स और शू कवर्स, ये सब होंगे। और हमें क्या क्या अवॉइड करनी है लैब के अंदर, हमें कुछ खाना पीना नहीं है, हमें स्मोक नहीं करना है, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड होती है लैब के अंदर, मतलब हमें नहीं करनी चाहिए, इससे जो एनिमल है इस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीड्योर ऑन अ सिंगल एनिमल। एक ही एनिमल पे हम कितने बार सर्जरी प्रोसीड्योर कर सकते हैं। तो क्या गाइडलाइंस है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट एनिमल को 3 साल से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट पर्पस से, और अगर करेंगे तो उसके लिए जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिजिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं कि हम ये क्यों करते हैं, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल, तो फिजिकली कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये इसलिए करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसका सैंपल को कलेक्ट करने के लिए और सर्जिकल प्रोसीड्योर के लिए करते हैं। और कैसे करेंगे, तो मैनुअली कर सकते हैं या फिर कोई डिवाइस का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिवाइस शुड बी सूटेबल इन साइज। जो डिवाइस का यूज़ करेंगे, अब ये जो एनिमल्स है वो तो छोटा ही रहेगा, लैब एनिमल्स है तो उसका हम क्या करेंगे, सूटेबल साइज फॉर द एनिमल बीइंग हेल्ड ऑपरेटेड प्रॉपरली टू मिनिमाइज स्ट्रेस एंड अवॉइड इंजरी टू ह्यूमन। तो ये क्या करेंगे, ये सूटेबल डिज़ाइन रेडी करेंगे, डिवाइस को इस तरह से सूटेबल डिवाइस लेंगे कि वो जो है वो क्या हो, एनिमल के बॉडी पे इजीली फिट हो सके और उससे क्या हो, एनिमल को स्ट्रेस भी ना हो और इंजरी भी ना हो, ऐसा डिवाइस हमें लेना होगा। लेस रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो कैसा लेस रिस्ट्रिक्टिव, जो उसको परेशान ना करे वैसा सिस्टम यूज़ करना होगा। अब एनिमल फैसिलिटी में क्या हो जाएगा, तो एनिमल फैसिलिटी में सेपरेटेड फ्रॉम पर्सनल एरिया, खुद पर्सनल एरिया से हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे एनिमल हो, उस ऑफिस और मोस्ट लेबोरेटरी जो होता है, ऑफिस और लेबोरेटरी दोनों में बहुत क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। लोकेटेड एज फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन एज फॉलो, जहाँ इंसान रहते हैं उससे दूर रखना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या होना चाहिए, एक्सपोज नहीं होना चाहिए। किस चीज़ से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, तो डस्ट से नहीं होना चाहिए, स्मोक नहीं होना चाहिए, नॉइज़ नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एनिमल क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। इंसेक्ट एंड बर्ड वगैरह नहीं जाए वहाँ पे, तो ऐसा जगह चूज़ करनी चाहिए एनिमल के लिए। शार्प फ्लक्चुएशन, तो क्या आएगा, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, साउंड, वेंटिलेशन, ये सब के में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो फिर क्या होगा, हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, रिज़ल्ट उसका अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो टेम्परेचर जो क्या हो, लैब का हो, वो वेरिएशन ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा वेरिएशन होगा तो क्या होगा, वो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, साउंड, वेंटिलेशन, ये सबको हमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने देना है। नेक्स्ट है फंक्शनल एरिया। तो फंक्शनल एरिया में हमें कैसा फंक्शनल एरिया होना चाहिए, तो फंक्शनल एरिया सेपरेट होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, तो फूड के लिए, फूडिंग के लिए अलग होना चाहिए, बेडिंग के लिए अलग होना चाहिए, सर्जरी के लिए अलग होना चाहिए। एक ही जगह पे सभी काम ना हो, उसके ट्रीटमेंट का जगह अलग होना चाहिए, और स्टोरेज, उसको रखने का जगह अलग होना चाहिए, और वॉशिंग के लिए अलग होना चाहिए। ये सब चीज़ें सेपरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है एरिया फॉर रिपेयरिंग केज एंड इक्विपमेंट। अगर वो कोई इक्विपमेंट क्या हो सके, अगर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा हो तो उसके रिपेयर करने की भी जगह होनी चाहिए।
इन्वायरमेंट, अब टेम्परेचर देख लेते हैं कि कितनी होनी चाहिए। तो टेम्परेचर हमें लैब की जो है 18 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रखनी पड़ेगी। ह्यूमिडिटी जो है 30 से 70% होनी चाहिए। वेंटिलेशन क्या होना चाहिए, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे, यानी एसी लगी होनी चाहिए वहाँ। पावर एंड लाइट जो है फ्लोरेसेंट लाइट होगा, बल्ब वाली लाइट ये सब। और क्या हो गया, इमरजेंसी पावर होना चाहिए कि अगर क्या हो लाइट कट जाए तो इन्वर्टर वगैरह इस तरह से फैसिलिटी होनी चाहिए। अब एनिमल हस्बेंड्री कैसा हो, तो एडिक्वेट स्पेस मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे जो है जगह, अच्छा जगह होना चाहिए, मतलब स्पेसियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कम जगह पे 4-5 एनिमल्स को रख दिया गया है, 5-6 को, तो आपस में वो टकरा रहे हैं, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, स्पेसियस होनी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होनी चाहिए, यूरिनेशन को चेक करते रहना चाहिए, डिफिकेशन और रिप्रोडक्शन ये सब के लिए सही जगह होनी चाहिए। कीप द एनिमल ड्राई एंड क्लीन, एनिमल को हमेशा कैसा रखना है, साफ, क्या ड्राई रखना है, सूखा रखना है और साफ़ रखना है। और जो केज होनी चाहिए वो प्रोपाइलिन, पॉलीकार्बोनेट और स्टेनलेस स्टील की बनी होनी चाहिए। इंस्पेक्ट करना इसे आसान हो, इस तरह का होना चाहिए। अब सोशल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, तो सोशल इन्वायरमेंट में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो सकता है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर सकता है, अगर ज़्यादा एक ही केज में अगर ज़्यादा एनिमल को रख देंगे, 5 से ज़्यादा एनिमल को नहीं रखनी है। अगर एक ही एनिमल, अगर केज में हम ज़्यादा एनिमल को रख देते हैं तो ये रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है, इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकती है और बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है फूड, फूड कैसी होनी चाहिए, तो फूड पैलेटेबल होनी चाहिए, पैलेट के फॉर्म में होना चाहिए, नॉन कंटामिनेटेड फूड होनी चाहिए और न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होनी चाहिए। आइए हम देख लेते हैं कैसे न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है। तो हमें इसे क्रूड फाइबर देनी है। हमारे फूड में क्या क्या चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन मिनरल्स, फैट, ये सब होती है ना, तो हमें भी देखना है, इसे भी एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में देनी होगी। देखते हैं, क्रूड फाइबर्स देनी है, क्रूड प्रोटीन देनी है, एसेंशियल विटामिन्स देनी है, इनको मिनरल्स देनी है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिशन के तौर पे देना है। अब है बेडिंग, बेडिंग कैसी होनी चाहिए, एब्जॉर्बेंट होनी चाहिए, एब्जॉर्ब करने वाली होनी चाहिए, टॉक्सिक केमिकल से फ्री होनी चाहिए। बेडिंग को हमेशा 1 सप्ताह में 2 बार चेंज करना है और नॉर्मल बिहेवियर्स ऑप्टिमाइज़ करते रहना है उसके नॉर्मल बिहेवियर्स को। पानी की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो फ्रेश पानी हमेशा होनी चाहिए, पोर्टेबल होनी चाहिए और अनकंटामिनेटेड होनी चाहिए। वो पानी क्या हो, शुद्ध हो। अब हम देख लेते हैं कि पेस्ट कंट्रोल कैसे हो। तो पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम हमें क्या करना होगा, कंडक्ट करवाना होगा कि पेस्ट कंट्रोल के लिए एक अलग से प्रोग्राम हमें इस्टेब्लिश करना होगा सब लैब में उसको पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी, वीकेंड एंड हॉलीडे केयर। अगर इमरजेंसी हो या फिर वीकेंड पे और ये हॉलीडे केयर कैसे करेंगे, तो हर चीज़ के लिए हर दिन का केयर इसके लिए ज़रूरी है। पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मतलब जो वर्क है, वर्कर बोल सकते हैं हम, जो वहाँ पे वर्कर हैं और जो ट्रेनी हैं, तो उसके लिए कैसे, तो एनिमल फैसिलिटी स्टाफ इज़ द क्रिटिकल कंपोनेंट इन द मैनेजमेंट। क्या होते हैं, एनिमल फैसिलिटी स्टाफ जो होंगे सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं। तो उनको कैसा होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको एडुकेटेड होनी चाहिए, उनको उनकी जो CV है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो CV का रिकॉर्ड हमेशा ही रखना है, कभी भी चेकिंग में उसको पूछ लिया जाता है, देख लिया जाता है। सैनिटेशन एंड क्लीनलाइनेस, तो क्या केज को हमेशा सैनिटाइज करना है एनिमल को उसमें रखने से पहले। और केज और पानी जो है, केज एंड वाटर क्या कर सकते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट करते रहना होगा। और कैसे डिसइंफेक्ट करना है, तो उसको रिंच करना है कितना डिग्री पे, 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
उसके बाद है, या फिर हम केमिकल से भी उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हाइपोक्लोराइट। ये क्या करती है, तो डिस्ट्रॉय कर देती है पैथोजेनिक माइक्रोब्स को। इसके अलावा हम ऑटोक्लेव का भी यूज़ कर सकते हैं और गैस स्टेरिलाइजर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है कि रिकॉर्ड कीपिंग। अब जो भी हम कर रहे हैं ना, वो सबका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि CPCSA जो होगी वो आएगी तो पहले रिकॉर्ड ही चेक करेगी, तो उसके लिए रिकॉर्ड होना चाहिए। एनिमल हाउस प्लान के लिए रिकॉर्ड होगा, एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड होगा, स्टाफ का रिकॉर्ड होगा, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर्स होने चाहिए, हेल्थ रिकॉर्ड एनिमल्स के, क्लिनिकल रिकॉर्ड जो सिक एनिमल हैं उसके बारे में, वेस्ट एनालिसिस कैसा हो रहा है, ये सब की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइंस थी CPCSA के बारे में। अब जो इसमें सबसे एक और जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है 3R प्रिंसिपल। तो आइए हम थोड़ा 3R प्रिंसिपल के बारे में, एनेस्थीसिया के बारे में और यूथेनेसिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले या फिर कोई सर्जिकल कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना है, या फिर हम चेक करते हैं डायरिया के केस में, या फिर किसी इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करनी होगी सर्जरी के बेसिस पे, तो हमें उसे एनेस्थीसिया देनी पड़ती है। तो उसके लिए भी गाइडलाइंस होती है। तो कैसी गाइडलाइंस है वो आइए हम देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यो यूज़फुल होता है पेनफुल प्रोसीड्योर के लिए। जब हम क्या कोई पेनफुल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो उसके लिए एनेस्थीसिया बहुत ही यूज़फुल है। नो स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉन्शियस टू परसीव पेन। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हो जो कि क्या हो, कॉन्शियसली किया जाए, जो जगह हो और फिर कर देना है, उसको पेन हो जाए, वैसा नहीं करना है। अगर कोई इरिटेशन हो, कोई इंजरी हो, तो उसको सेक्रीफाइस कर देना है एक्सपेरिमेंट के टाइम में। ओवरनाइट फास्टिंग करवानी है, ये मस्ट है। नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक वर एवर एप्लीकेबल। एनेस्थीसिया देने से पहले हमें उसे प्री एनेस्थेटिक देना होगा। पढ़े थे हम फार्माकोलॉजी में प्री एनेस्थेटिक ड्रग कौन कौन से होते हैं उसमें। नेक्स्ट है एंटी इमेटिक ड्रग वगैरह भी देते हैं ना प्री एनेस्थेटिक के टाइम में। नेक्स्ट है लोकल और जनरल एनेस्थेटिक में बी यूज्ड। लोकल और जनरल एनेस्थेटिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं जब क्या हो, अगर कोई स्पेशल पार्ट में हमें सर्जरी करनी है तो हम लोकल ही देते हैं, और पूरी होल बॉडी के लिए करनी होती है तो हम जनरल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एनेस्थीसिया के, सेलिवेशन हो सकता है, कन्वल्सन, बॉडी कांप सकती है, कांपने लग सकती है, एक्साइटेशन, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा एनिमल, डिसओरिएंटेशन मतलब ठीक से चल नहीं पाएगा, ये सब हो सकता है। अब है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या होता है, ये हम एक्सपेरिमेंट के बाद, जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाती है तब हम क्या करते हैं, उसको किल करते हैं और ये चेक करते हैं कि उसमें कितनी टॉक्सिक मटेरियल अवेलेबल है, किस तरह का उसका बॉडी फिजियोलॉजी है न्यू केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट के टाइम में जब चेक करते हैं। तो ये है एक पेनलेस किलिंग है, पेनलेस किलिंग है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने बता ही दिया कि क्या करना है, जब एक्सपेरिमेंट लास्ट होती है, ख़त्म हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। तो अब जब बड़ा एनिमल पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको हम डायरेक्ट तो किल नहीं करेंगे, उसके लिए हमें पहले उसको ट्रैंक्विलाइज़र देना पड़ेगा। ट्रैंक्विलाइज़र क्या होती है, ऐसी मेडिसिन होती है जो नींद को लेके आती है, तो नींद आएगी इसमें, तो इसको हम देंगे लार्ज एनिमल को। किसको मंकी, कैट, डॉग, ये सब को। और एनिमल को हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद सेक्रीफाइस करते हैं हम इथिकल रीजन के लिए, लोकल इथिकल रीजन के लिए, और डेथ उसको होगा उसका, तो उस टाइम में उसको एंजाइटी नहीं आनी चाहिए और पेन
हो तो बहुत ही कम हो, और जो डेथ का जो टाइम लैग है यानी कि बहुत ही कम टाइम में उसका किलिंग हो जाना चाहिए। तो एंजाइटी वगैरह आ जाएगी तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो ये सब यूथेनेसिया में ध्यान रखना है। अब आइए हम समझते हैं 3R प्रिंसिपल, जो CPCSE के और एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है। 3R में क्या आती है? रिडक्शन, रिप्लेसमेंट और रिफाइनमेंट। रिडक्शन में क्या है कि हमें कम से कम एनिमल की यूज करनी है, एनिमल का जो यूज है वो कम से कम नंबर में करना है। दूसरा क्या है कि रिप्लेसमेंट करना है, यानी अगर एनिमल का यूज ना किए जाने पर भी अगर एक्सपेरिमेंट हो सकता है इन विट्रो वगैरह के चांसेस में केस में, तो हमें उन्हें क्या करना है, एनिमल का यूज को अवॉइड करना है, रिप्लेस करना है और मिनिमाइज़ भी करना है। रिफाइनमेंट करना का मतलब मिनिमाइज करना है सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। उसको क्या करना है, ज़्यादा पेन ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना है, मिनिमाइज इसको करना है। तो ये थे कंप्लीट CPCSEA। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लिव हैप्पी, हैव अ नाइस डे।